प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं कक्षा 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ 8 लागत की धारणाएं। लागत की धारणाओं के संबंध में हम पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लागत की परिभाषाओं, लागत के प्रकार, उन प्रकारों की परिभाषाएं, उन लागतों के तालिकाएं, वक्र आदि के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और इन्हीं लागतों में हमने कुल लागत, औसत लागत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जो लागत की बहुत महत्वपूर्ण धारणाएं हैं और आपके पाठ्यक्रम में इनमें से प्रश्न भी नियमित रूप से आते रहते हैं। इसी कड़ी में एक लागत और हमारे पास आती है सीमांत लागत, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय जो लागतों का है वो है कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। इनकी परिभाषाएं, इनकी तालिकाएं, इनके वक्र और इनमें संबंध, ये आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए हम कुल लागत और औसत लागत के बारे में काफी विस्तार से कर चुके हैं और अब बारी आती है सीमांत लागत की। तो अब हम इस वीडियो में सीमांत लागत के बारे में भी ठीक उसी तरह से विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सीमांत लागत है मार्जिनल कॉस्ट, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागतों में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे अगर हम एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो उस पर जितनी कुल लागत आती है, तो उसके बाद दूसरी इकाई का उत्पादन करने से उस लागत में जितनी वृद्धि होती है, उस बढ़ी हुई लागत को ही सीमांत लागत कहा जाता है। इसको यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा भी अथवा तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि तालिका में हमने लिया है उत्पादन की मात्राएं ली हुई हैं और उस उत्पादन की मात्रा पर होने वाले खर्च को कुल लागत के रूप में लिया है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में कुल लागत 2 लागतों के योग से बनती है, जिसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतें शामिल होती हैं। उसके बाद हमने इन लागतों के माध्यम से एक सूत्र का निर्माण सीमांत लागत के करने का प्रयास किया है और इसके बाद इस सूत्र के माध्यम से सीमांत लागत को निकाला गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम तालिका के माध्यम से देखते हैं कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो भी कुल लागत 100 रुपये है, यानी कि स्थिर लागत है, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि अल्पकाल में कुल लागत स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों का जोड़ होती है। स्थिर लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती, चाहे उत्पादन की मात्रा 0 भी हो तो भी हमें स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए उत्पादन की मात्रा 0 होने पर भी 100 रुपये स्थिर लागत उठानी ही पड़ेगी। अब जब हम एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत बढ़ करके 200 रुपये हो जाती है, जिसके अंदर 100 रुपये स्थिर लागत और 100 रुपये परिवर्तनशील लागत बन जाती है। तो इस तरह से एक इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत 200 रुपये है, लेकिन अगर हम एक भी इकाई का उत्पादन नहीं करते तो 100 रुपये है। तो इसलिए एक इकाई का उत्पादन करने से जो उत्पादन लागत में अंतर आया या जो लागतें बढ़ी वो 100 रुपये है। इसी तरह से अगर हम 2 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो 2 इकाइयों के उत्पादन पर कुल लागतें आती हैं 280 रुपये, जिसमें 100 रुपये स्थिर लागत मानी जा सकती है और 180 रुपये परिवर्तनशील लागतें हैं। तो इस तरह से परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत का योग 280 रुपये हो जाता है, यानी कि 2 इकाइयों पर होने वाला कुल खर्च 280 रुपये है, लेकिन एक इकाई पर होने वाला कुल खर्च 200 रुपये है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि 2 इकाइयों पर 280 रुपये और एक इकाई पर 200 रुपये, तो दूसरी इकाई पर जो खर्चा आया है वो मात्र 80 रुपये आया है, यानी कि दूसरी इकाई की जो लागत है वो 80 रुपये है और इस दूसरी इकाई पर आने वाली लागत को ही सीमांत लागत कहा जाएगा, जो 80 रुपये आती है। इसी तरह जब 3 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो 340 रुपये खर्च आता है, लेकिन
2 इकाइयों के उत्पादन पर होने वाला खर्च 280 रुपये है, 3 पर 340। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि तीसरी इकाई पर होने वाला खर्च मात्र बढ़े हुए 60 रुपये है। ठीक इसी तरह से जब 4 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो इस पर खर्च आता है 380 रुपये, लेकिन 3 इकाइयों पर होने वाला खर्च 340 रुपये है। तो चौथी इकाई का उत्पादन करने से मात्र हमें 40 रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, जिसे सीमांत लागत कहा जाता है। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उत्पादन बढ़ाते हैं तो कुल खर्च बढ़ता चला जाता है, लेकिन अतिरिक्त इकाई पर होने वाला जो खर्च होता है उसी को सीमांत लागत कहा जाता है। इसे अगर हम सूत्र का निर्माण करें तो 2 इकाइयों की कुल लागत 280 रुपये, 1 इकाई की कुल लागत 200 रुपये, तो 2 इकाइयों की कुल लागत माइनस 1 इकाई की कुल लागत 280 माइनस 280 रुपये। ठीक इसी तरह से 3 इकाइयों की कुल लागत 340 रुपये, 2 इकाइयों की कुल लागत 280 रुपये। तो 3 इकाइयों की कुल लागत में से 2 इकाइयों की लागत को घटाएंगे तो 60 रुपये अतिरिक्त जो खर्च है वो सीमांत लागत है। ठीक इसी तरह से जब 4 इकाइयों पर कुल खर्च किया जाता है तो 380 रुपये है, लेकिन 3 इकाइयों पर होने वाला कुल खर्च 340 रुपये है। इस तरह से 4 इकाइयों पर होने वाला कुल खर्च 380 और 3 इकाइयों पर होने वाला कुल खर्च 340, तो बढ़ा हुआ या अतिरिक्त खर्च 40 रुपये सीमांत लागत कहलाएगा। तो इस तरह से हमने 1 इकाई की कुल लागत, 2 इकाइयों की कुल लागत, 3 इकाइयों की कुल लागत, 4 इकाइयों की कुल लागत, 5 इकाइयों की कुल लागत और 6 इकाइयों की कुल लागत ली, लेकिन सीमांत लागत ज्ञात करते वक्त हम अंतिम इकाई की कुल लागत में से पहले वाली इकाइयों की लागत को घटा देते हैं, या 5 इकाइयों की लागत में से 4 की कुल लागत में से 3 इकाइयों की कुल लागत, 3 इकाइयों में से 2 की कुल लागत, इस तरह से n इकाइयों की कुल लागत में से n-1 इकाइयों की लागत घटा करके हमें सीमांत लागत ज्ञात होती है। और यही हमारा फार्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है कि n इकाइयों की कुल लागत माइनस उससे एक कम या उससे पहले वाली इकाइयों की कुल लागत, यानी TCn माइनस TCn माइनस 1 सीमांत लागत का फार्मूला कहलाएगा। अब हम सीमांत लागत को एक चित्र द्वारा भी समझेंगे ताकि आप बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए और बिल्कुल साफ समझ में आ जाए कि सीमांत लागत होती क्या है। ये हम देखते हैं कि एक फर्म एक प्रोडक्ट का उत्पादन करती है और उस उत्पादन पर खर्च आता है 10 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इकाई के उत्पादन की कुल लागत 10 रुपये है। ये कोई सीमांत लागत नहीं है, खुद ही सीमांत लागत है क्योंकि इससे पहले किसी इकाई का उत्पादन नहीं हो रहा। अब वही फर्म 2 इकाइयों का उत्पादन करती है जिसके अंदर पहले प्रोडक्ट के ऊपर वही 10 रुपये खर्च आ रहा है, लेकिन दोनों प्रोडक्टों पर खर्च आता है 18 रुपये। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्च आया वो मात्र 8 रुपये ही बढ़ा है, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट हमें पड़ा है 8 रुपये में। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट की लागत है या सीमांत लागत जिसको कह सकते हैं वो है 8 रुपये। अब वही फर्म 3 इकाइयों का उत्पादन करती है और 3 इकाइयों पर लागत आती है 24 रुपये, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो कई तरह की बस्तें और किफ़ायतें हमें मिलती हैं जो हम पहले उत्पादन के प्रतिफल के नियम में पढ़ चुके हैं, जिसके कारण लागतें कम होती चली जाती हैं, फिर एक सीमा के बाद बढ़ती भी, ऐसा नहीं कि लगातार कम ही होंगी। तो यहाँ पर 3 इकाइयों का जब उत्पादन किया जाता है तो इन 3 इकाइयों के उत्पादन पर खर्च आता है 24 रुपये, लेकिन इस 2 इकाइयों का पहले उत्पादन हो रहा था इनके पर वही 10 और 8 रुपये यानी 18 रुपये खर्च आ रहा है। लेकिन तीसरा जो प्रोडक्ट है, तीसरा जो उत्पादन है, इकाई है, उसके ऊपर खर्च आता है मात्र 6 रुपये। तो इस तरह से टोटल बनता है 24 रुपये। तो तीसरी इकाई पर आने वाला जो खर्च 6 रुपये है वही सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो इस तरह से हमें तालिका और एक इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अतिरिक्त इकाई पर जो खर्च आता है उस अतिरिक्त इकाई पर आने वाले खर्च को ही सीमांत लागत कहा जाता है, क्योंकि ये पहले वाली इकाइयों के कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। तो जितनी वृद्धि होगी 10 से 18 हुआ, 8 की वृद्धि हुई।
18 से 24 हुआ, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर 6 की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धियां ही सीमांत लागत कहलाएंगी। अब हमने एक तालिका और चित्र के माध्यम से जाना कि सीमांत लागत क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है। उम्मीद है सीमांत लागत का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यह सीमांत लागत है बराबर अंतिम इकाइयों तक की कुल लागत में से अगर हम अंतिम इकाइयों से पहले वाली इकाइयों की कुल लागत को घटा दें तो हमारे पास सीमांत लागत आ जाती है। यानी कि सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस 1। यह हम अल्पकाल का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि अल्पकाल में लागतों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि अल्पकाल में अध्ययन करते वक्त हमने जाना कि कुल लागतों का अध्ययन स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में बांट कर किया जाता है, ठीक इसी तरह से औसत लागत का अध्ययन भी अल्पकाल में औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में बांट कर किया जाता है। तो इस हिसाब से हमें सीमांत लागत का अध्ययन भी दो घटकों में बांटकर सीमांत बंदी लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत के माध्यम से करना चाहिए। लेकिन यहां औसत और कुल स्थिर लागतों की तुलना में सीमांत स्थिर लागत या सीमांत बंदी लागत में एक विशेषता पाई जाती है कि सीमांत बंदी लागत हमेशा शून्य होती है। इसीलिए अल्पकाल में सीमांत बंदी लागत के शून्य होने के कारण सीमांत परिवर्तनशील लागत ही सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। इसको भी हम एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि दो तरह की लागतें सीमांत बंदी लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत को लेंगे। उत्पादन की मात्रा ली हुई है, कुल लागतें ली हुई हैं, स्थिर लागतें ली हुई हैं। स्थिर लागतें या बंदी लागतें जिनको कहा जाता है, तो इनसे सीमांत स्थिर लागत या सीमांत बंदी लागत ज्ञात की जाएगी। परिवर्तनशील लागतें ली गई हैं, इन परिवर्तनशील लागतों से सीमांत परिवर्तनशील लागतें भी ज्ञात करेंगे और सीमांत बंदी लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत को जोड़ करके कुल सीमांत लागत भी ज्ञात करें। तो जब एक इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत 100 रुपए आएगी, जो स्थिर लागतों के कारण होगी, तो स्थिर लागत 100 रुपए। एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत 200 रुपए होगी, जिसमें 100 रुपए स्थिर लागत होगी। दो इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत 280 रुपए होगी, जिसमें 100 रुपए स्थिर लागत होगी। और 3 इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो कुल लागत 340 रुपए, जिसके अंदर स्थिर लागत होगी 100 रुपए, क्योंकि स्थिर लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित नहीं होती। और सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला अपनाते हैं TCN माइनस 1, यानी कि जो स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत है, उसमें से पहली इकाइयों की स्थिर लागत अगर हम घटाते हैं, यानी कि एक इकाई की स्थिर लागत में से 0 इकाइयों की स्थिर लागत घटाते हैं तो 0, दो इकाइयों की स्थिर लागतों में से अगर हम एक इकाई की स्थिर लागत घटाते हैं तो 0, 3 इकाइयों की स्थिर लागतों में से हम स्थिर लागत घटाएंगे 2 इकाइयों की तो 0। यानी कि सीमांत स्थिर लागत या सीमांत बंदी लागत 0 होती है, क्योंकि अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 0 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो भी 100, एक का किया तो भी 100 ही रही, कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई। 2 का किया तो भी 100 ही रही, कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई। 3 का किया तो भी उसमें कोई अंतर या परिवर्तन नहीं आया। तो इस तरह स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे उत्पादन की मात्रा बढ़े या घटे, तो सीमांत बंदी लागत शून्य ही रहती है। परिवर्तनशील लागतों की बात करें तो 200 रुपए कुल लागत, 100 स्थिर लागत, 100 रुपए परिवर्तनशील लागत। 280 रुपए कुल लागत, 100 रुपए स्थिर लागत, 180 रुपए परिवर्तनशील लागत। 340 रुपए कुल लागत, 100 रुपए स्थिर लागत, 340 में 100 गए, 240 रुपए परिवर्तनशील लागत। सीमांत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए वही एक इकाई की परिवर्तनशील लागत 100 रुपए, 0 इकाइयों की परिवर्तनशील लागत कोई नहीं, तो इसलिए एक इकाई का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागतों में 100 रुपए का अंतर आता है, 100 रुपए की वृद्धि होती है, तो सीमांत परिवर्तनशील लागत 100 रुपए। ठीक इसी तरह से 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत है 180 रुपए, लेकिन एक इकाई का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत है 100 रुपए, तो इसलिए सीमांत परिवर्तनशील लागत आ जाती है 80 रुपए, 180 माइनस 100 80 रुपए।
3 इकाइयों का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत है 240, लेकिन 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत है 180। तो सीमांत परिवर्तनशील लागत 3 इकाइयों की कुल परिवर्तनशील लागत 240 माइनस 2 इकाइयों की कुल परिवर्तनशील लागत 180। तो 240 माइनस 180 60 रुपये। तो सीमांत परिवर्तनशील लागत 100, 80, 60, यानी कि सीमांत परिवर्तनशील लागत कम हो रही है, लेकिन सीमांत बंधी लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये शून्य है। सीमांत परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित हो रही है और कुल सीमांत लागत ज्ञात होगी बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ने से। तो सीमांत बंधी लागत 0 प्लस सीमांत परिवर्तनशील लागत 100, कुल सीमांत लागत 100, 0, 80, 80, सीमांत बंधी लागत 0, सीमांत परिवर्तनशील लागत 60, कुल सीमांत लागत 60। तो कुल सीमांत लागत 100, 80, 60, सीमांत परिवर्तनशील लागत 100, 80, 60। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि सीमांत परिवर्तनशील लागत सीमांत लागत के बराबर ही होती है, क्योंकि सीमांत बंधी लागत शून्य होता है और इसका सीमांत परिवर्तनशील लागत को कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तित करने में कोई योगदान नहीं होता, उसमें वृद्धि या कमी करने में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए वो सीमांत परिवर्तनशील लागत के समान ही रहती है। तो हम यह मान सकते हैं कि सीमांत परिवर्तनशील लागत ही सीमांत लागत होती है। अब हमने सीमांत लागत को तालिका के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, सीमांत स्थिर लागत के माध्यम से, सीमांत परिवर्तनशील लागत के माध्यम से समझा। अब इसे हम एक वक्र के माध्यम से भी समझेंगे। सीमांत लागत भी औसत लागत वक्र की तरह पहले नीचे की ओर गिरती है, फिर ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए सीमांत लागत वक्र का आकार भी यू आकार जैसा ही होता है। तो तालिका जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि 0 इकाई का उत्पादन करने पर, 1 इकाई का उत्पादन करने पर, 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत में कितना परिवर्तन होता है, और उसे सीमांत लागत निकालेंगे। और सीमांत लागत को जब हम देखते हैं तो सीमांत लागत पहले नीचे की ओर गिर रही है, 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, फिर एक सीमा के बाद ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, यानी एक सीमा तक ये नीचे की ओर गिरती है और एक सीमा के बाद ये ऊपर की ओर बढ़ती है। अब इसे हम एक वक्र के माध्यम से समझेंगे। ओ एक्स और ओ वाई अक्ष लिया जा चुका है। ओ एक्स और ओ वाई के ऊपर हमने उत्पादन इकाइयां और सीमांत लागत को दिखाया है। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर सीमांत लागत। अब हम यहाँ पर सीमांत लागतों को बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि जब 0 इकाई का उत्पादन होता है तो सीमांत लागत नगण्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब 1 इकाई का उत्पादन होता है तो सीमांत लागत 100 है, 2 का होता है तो 80 रुपये है, 3 का होता है तो 60 रुपये है, 4 का होता है तो 40 है, 5 का होता है तो भी 40 है और 6 का होता है तो 60 रुपये हो जाती है। यानी कि एक सीमा के बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि हम पहले भी उत्पादन के प्रतिफल के नियम में पढ़ चुके हैं कि क्यों औसत लागत और सीमांत लागत गिरती है फिर बढ़ती है। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे जिससे हमें प्राप्त होगा सीमांत लागत वक्र। तो इस तरह हमने देखा कि सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक नीचे की ओर गिरता है, फिर उसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हम सीमांत लागत के बारे में इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जान रहे हैं, जिसमें हमने सीमांत लागत की परिभाषा, इसका सूत्र, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है आदि के बारे में जाना। अल्पकाल में सीमांत लागत सीमांत बंधी लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागत का योग करके ज्ञात की जा सकती है, जैसे औसत लागत, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ करके ज्ञात की जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले देखा कि सीमांत लागत सीमांत बंधी लागत और सीमांत परिवर्तनशील लागतों का जोड़ करके ज्ञात तो की जा सकती है, लेकिन अल्पकाल में सीमांत बंधी लागतें शून्य होती हैं, जैसे कि हम पीछे तालिका के माध्यम से देख चुके हैं। तो इसलिए सीमांत परिवर्तनशील लागत ही
सीमांत लागतों के बराबर हो जाती है। MC इज इक्वल टू MVC, और इसका जो फार्मूला बनेगा MVC का वही MC का भी होगा, या जो MC का होगा वही MVC का भी होगा, कि TCN माइनस TCN माइनस 1 जो सीमांत लागत ज्ञात करने का फार्मूला है। अब अगर हमें सीमांत लागतों से कुल लागत ज्ञात करनी हो, क्योंकि सीमांत लागत ज्ञात हुई है कुल लागतों के अंतर से, तो इस तरह से कुल लागत ज्ञात होगी सीमांत लागतों के योग से, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो TC इज इक्वल टू MC1, यानी कि पहली इकाई की सीमांत लागत प्लस दूसरी इकाई की सीमांत लागत प्लस तीसरी इकाई की सीमांत लागत प्लस चौथी इकाई की सीमांत लागत प्लस लास्ट यानी कि nth इकाई की सीमांत लागत। इन सबको जोड़ करके हमें ज्ञात होता है TC, टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट सीमांत लागतों के जोड़ से और सीमांत लागत कुल लागतों के अंतर से। तो इस तरह TC इज इक्वल टू सुमेशन MC। तो यहाँ हम सीमांत लागत को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत लागत और कुल लागत के बीच के संबंध को भी इस तरह से जान सकते हैं। अब हम औसत लागत और सीमांत लागत के बीच के संबंध को एक तालिका और वक्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तालिका में हमने उत्पादन की मात्राएं ली हुई है 8 इकाइयों तक, कुल लागत ली हुई है और सीमांत लागत ली हुई है, जिसको ज्ञात करना हम पहले ही सीख चुके हैं, जान चुके हैं, और औसत लागत ली हुई है। पहले तालिका के माध्यम से हम यहाँ जानते हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्राओं को बढ़ा रहे हैं तो कुल लागत बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत एक सीमा तक 5वीं इकाई तक घट रही है और उसके बाद बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से औसत लागत भी एक सीमा तक यानी कि 7वीं इकाई तक घट रही है, उसके बाद बढ़ रही है। अब सीमांत लागत और औसत लागत में तालिका के माध्यम से अगर हम देखें तो सीमांत लागत घट रही है तो औसत लागत भी घट रही है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से कम है, यानी कि इसका वक्र औसत लागत वक्र से नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन जब औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब इसे हम एक वक्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। OX अक्ष और OY अक्ष लिया गया है। OX अक्ष पर उत्पादन की इकाइयां और OY अक्ष पर सीमांत लागत और औसत लागत ली गई है। तो सबसे पहले हम सीमांत लागत वक्र बनाएंगे। यह एक बात ये ध्यान रखने की है कि हम जो वक्र बना रहे हैं वो किसी ग्राफ पेपर पर नहीं है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो बिंदु हैं वो हो सकता है कुछ कम ज्यादा दूरी पर हो, एक समान ना लगे हो, जिसके कारण वक्र थोड़ा सा अच्छे तरीके से ना बन पाए, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो सही बनेगी। अगर हम इसको ग्राफ पेपर बनाते हैं जहां पर बिंदुओं में फासला बिल्कुल समान होता है तो वहां हमारे वक्रों का आकार बिल्कुल सही किस्म का बन जाएगा। तो हमने देखा कि OX अक्ष पर उत्पादन की इकाइयां और OY अक्ष पर सीमांत लागत और औसत लागत ली गई है। जब एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो सीमांत लागत 100 रुपये है, 2 का करते हैं तो सीमांत लागत 80 है, 3 का करते हैं तो सीमांत लागत 60 है, 4 का करते हैं तो सीमांत लागत 40 है, 5 का करते हैं तो भी सीमांत लागत 40 है, 6 का करते हैं तो सीमांत लागत 60 हो जाती है, 7 का करते हैं तो सीमांत लागत 80 हो जाती है, और 8 का करते हैं तो सीमांत लागत 160 हो जाती है। फिर जब इन सारे बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो हमारे पास जो वक्र आता है वो आता है सीमांत लागत वक्र। अब सीमांत लागत वक्र का आकार जैसे कि हमने यहां से देखा कि एक सीमा तक ये घट रहा है 5वीं इकाई तक, उसके बाद ये बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह हम औसत लागत वक्र का निर्माण करेंगे। औसत लागत वक्र के लिए हम लाइनें नहीं खींचेंगे, बल्कि इसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि जब एक इकाई का उत्पादन किया जाता है तो औसत लागत 200 रुपये आ जाती है, 2 का किया जाता है तो औसत लागत 140 रुपये है, 3 का किया जाता है तो औसत लागत 113 रुपये आती है,
4 का किया जाता है तो औसत लागत 95 रुपये आ जाती है। 5 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो औसत लागत 84 रुपये आती है। 6 इकाइयों किया जाता है तो औसत लागत 80। 7 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो भी 80, और 8 का किया जाता है तो बढ़ करके 90 रुपये हो जाती है। जब इस वक्र को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाता है औसत लागत वक्र। अब जैसे कि हमने यहाँ तालिका के माध्यम से देखा कि एक सीमा तक सीमांत लागत वक्र घटता है फिर बढ़ना शुरू करता है, औसत लागत वक्र भी एक सीमा तक घटता है 7 इकाई तक, उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरा ये कि जहाँ औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र आपस में एक दूसरे काटते हैं 7वीं इकाई पर, तो वहां पर सीमांत लागत और औसत लागत वक्र दोनों समान होते हैं। सीमांत लागत वक्र गिर करके जब बढ़ना शुरू करता है तो वो बिंदु औसत लागत वक्र के बिंदु से पहले आता है, यानी कि औसत लागत वक्र 7वीं इकाई के बाद बढ़ना शुरू करता है या 7वीं इकाई पर बढ़ना शुरू करता है, और सीमांत लागत वक्र 5वीं इकाई के बाद बढ़ना शुरू कर देता है। बाकी हम इसकी ज्यादा विस्तार से चर्चा संबंधों की अगले पेज पर करेंगे कि इनके बीच में औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। हमने तालिका और वक्र के माध्यम से एम्शो रेशियो वक्र का निर्माण किया, क्योंकि हमने जो वक्र लिया उसके अंदर हमने OX अक्ष और OY अक्ष पर जो इकाइयां ली, जो संख्याएं ली, वो किसी ग्राफ पेपर पर नहीं थी, जिसके कारण हमारी संख्याएं के बीच में अंतर कम ज्यादा होने के कारण हो सकता है हमारे वक्र थोड़े सही ना बने हों, लेकिन उनका आकार प्रकार सारा वही है। अगर हम उसको ग्राफ पेपर पर सही तरीके से संख्याओं के बीच में सही फासला रखते हुए बनाएंगे तो लगभग वो इसी तरह के बनेंगे। तो यहां हम एसी और एमसी के बीच के संबंध को एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं कि सीमांत लागत इज इक्वल टू टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट, कुल लागत n इकाइयों की यानी कि अंतिम इकाइयों की माइनस अंतिम इकाई से पहले वाली इकाइयों तक की कुल लागत टीसी n माइनस 1। यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि कुल लागत से ही सीमांत लागत ज्ञात की जाती है। एसी भी कुल लागत से ही ज्ञात की जाती है, यानी कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग दे करके औसत लागत ज्ञात की जाती है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट होता है कि एमसी और एसी की गणना कुल लागत से ही की जाती है। दूसरा, औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है, और इस अवस्था में सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में तेजी से घटती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में ज्यादा तेजी से घटती है। पॉइंट नंबर 3, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, अधिक तेजी से बढ़ती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 आ जाता है इसके अंदर। तो हमारे 3 पॉइंट जो है इस वक्र के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला कि औसत लागत की और सीमांत लागत की गणना कुल लागत से। दूसरा, औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन औसत लागत की तुलना में ज्यादा तेजी से घटती है। औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, और औसत लागत की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अगला हमारे पास आ जाता है चौथा पॉइंट कि सीमांत लागत और औसत लागत वक्र हमने देखे कि दोनों एक तरह से बनते हैं, और सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को एक बिंदु पर काटता भी है, लेकिन वो बिंदु कौन सा होगा? वो बिंदु होगा न्यूनतम बिंदु, यानी कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, न इस बिंदु से पहले न इससे बाद। तो न्यूनतम बिंदु को हम ज्ञात करने के लिए एक समांतर रेखा खींच लेते हैं तो हमारा ये न्यूनतम बिंदु आएगा, और इस न्यूनतम बिंदु से ही एमसी वक्र एसी वक्र को काटेगा। अगर पॉइंट नंबर 4 है, अगर इससे पहले काटता है तो इसका मतलब ये गलत है, इसके बाद काटता है तो भी ये गलत है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सीमांत लागत वक्र सिर्फ औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु से काटेगा, न उससे पहले न उसके बाद। सीमांत लागत का
न्यूनतम बिंदु में से औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से पहले आता है, कि ये सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु है, ये औसत लागत का न्यूनतम बिंदु जो इससे पहले आया हुआ। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध, कि हम औसत और सीमांत लागत में नहीं ले रहे, कुल लागत और सीमांत लागत में ले रहे हैं, इसलिए हमने कुल लागत वक्र लिया अल्पकाल का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्पकाल में स्थिर लागत होने के कारण कुल लागतें कभी भी शून्य नहीं होती, बल्कि वो शून्य से ऊपर से शुरू होती हैं और पहले वो घटती दर पर बढ़ती हैं और फिर बढ़ती दर पर बढ़ती हैं। तो इस तरह से हमारा कुल लागत वक्र अल्पकाल का बनता है। अब इसका और एमसी का संबंध हम जानेंगे क्या होता है। सबसे पहला वही कि सीमांत लागत की गणना भी कुल लागत की 2 इकाइयों के अंतर के द्वारा की जाती है, पहले भी विस्तार से कर चुके हैं। दूसरा, जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, क्योंकि शुरू में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण घटती दर की लागतों का नियम लागू होता है, तो ये पहले लागतें घटती दर से बढ़ रही हैं। लागतों के घटती दर से बढ़ने के कारण एमसी है, क्योंकि दर ही कुल लागत की सीमांत लागत होती है, तो घटती दर का मतलब होता है कि सीमांत लागतों का घटना। तो जब कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है तो सीमांत लागत घट रही है। फिर उसके बाद एक सीमा के बाद जब कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है एक बार, तो सीमांत लागत शून्य होती है, यानी कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, स्थिर हो जाती है। उसके बाद कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और बढ़ती दर से वृद्धि के कारण है कि सीमांत लागतें बढ़ रही हैं। तो सीमांत लागत, जिस समय कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागतें बढ़ती है। तो इस तरह से सीमांत लागत वक्र कुल लागत वक्र के घटती दर और बढ़ती दर के कारण पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा और इसका आकार यू आकार का हो जाएगा। अब बात आती है कुल लागत और औसत लागत में संबंध की। ठीक इसी तरह से कुल लागत और औसत लागत के बीच के संबंध को भी जानेंगे। औसत लागत की गणना भी कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर ज्ञात की जाती है। पहला पॉइंट हमारा सिंपल सा है। दूसरा वही कि जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो औसत लागत भी घटती है, यानी कि नीचे की ओर होगी। दूसरा, कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ेगी, क्योंकि पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, जिसके कारण घटती दर की लागतों का नियम लागू होता है। फिर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, जिसके कारण बढ़ती लागतों का नियम लागू होता है। तो बढ़ती लागतों के नियम के लागू होने के कारण औसत लागतें भी बढ़ती है। तो इस तरह से कुल लागतों पर घटते प्रतिफल और बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण पहले औसत लागत नीचे गिरती है, फिर औसत लागत ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इस तरह कुल लागत और औसत लागत के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब बात आती है औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत बंधी लागत व सीमांत लागत को एक ही चित्र के माध्यम से दिखाना। तो सबसे नीचे हमारे पास आ जाता है उत्पादन की इकाइयां, एसी औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है AFC जो ऊपर से नीचे गिरता होता है, शुरू में देख चुके हैं। फिर आता है ABC जो यू आकार का होता है। फिर आता है AC, ये भी यू आकार का होता है, और धीरे धीरे ABC के नज़दीक आता चला जाता है। इसके बीच का अंतर क्यों इतना ज़्यादा होता है, फिर कम क्यों होता है, ये हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है MC की, जो AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और ABC को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो इस तरह से हम औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत बंधी लागत और सीमांत लागत को एक ही चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं।